थार मरुस्थल रेत के टीलों और झाड़ियों का एक विशाल विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत से होकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक कठोर सुंदरता का स्थान है जो सहस्राब्दियों से शक्तिशाली ताकतों द्वारा आकार दिया गया है। यह समझने के लिए कि यह रेगिस्तान क्यों मौजूद है, भूगोल, जलवायु और मानवीय गतिविधि के एक जटिल परस्पर क्रिया का पता लगाना होगा। यह निबंध उन कारकों पर प्रकाश डालता है जिनके कारण थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय क्रियाओं के प्रभाव दोनों की जांच करता है। अरावली पर्वतमाला के बारिश छाया प्रभाव से लेकर लगातार चलने वाली रेगिस्तानी हवाओं तक हम इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र की कहानी को उजागर करेंगे। मरुस्थलीकरण के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है, न केवल थार मरुस्थल के अस्तित्व की सराहना करने के लिए, बल्कि इसके विस्तार का मुकाबला करने और भूमि क्षरण के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए भी। थार मरुस्थल का स्थान उसकी शुष्कता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह बंगाल की खाड़ी से बहने वाली नमी से लदी मानसूनी हवाओं से बहुत दूर स्थित है। तट के समानांतर चलने वाली विशाल अरावली रेंज एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो मानसूनी बादलों को रेगिस्तान तक पहुंचने से पहले ऊपर उठने और अपनी अधिकांश नमी बहाने के लिए मजबूर करती है। बारिश छाया प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली यह घटना थार मरुस्थल को वर्षा से वंचित कर देती है। इसके अलावा रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित अरब सागर शुष्कता को कम करने के लिए बहुत कम करता है। प्रचलित हवाएं अपतटीय बहती हैं, शुष्क हवा को भूमि से समुद्र की ओर ले जाती है, जिससे वर्षा की संभावना और कम हो जाती है। इन भौगोलिक कारकों का संयोजन कम वर्षा, उच्च तापमान और कम आर्द्रता द्वारा विशेषता वाली जलवायु बनाता है, एक रेगिस्तान के गठन और विस्तार के लिए आदर्श स्थिति। हवा के पैटर्न थार मरुस्थल को आकार देने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। गर्मी के महीनों के दौरान तीव्र गर्मी रेगिस्तान पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनाती है, जो पश्चिम से गर्म शुष्क हवाओं को खींचती है। ये हवाएं, जो अक्सर धूल और रेत से लदी होती हैं, शुष्कता को बढ़ाती हैं और रेत के टीलों के निर्माण में योगदान करती है। इसके विपरीत सर्दियों के महीने हवा का एक अलग पैटर्न लाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ रेगिस्तान के उत्तरी भागों में कुछ वर्षा लाते हैं। हालांकि यह वर्षा छिटपुट होती है और समग्र शुष्कता की भरपाई के लिए अपर्याप्त होती है। कम वर्षा के साथ मिलकर इन पवन प्रणालियों की निरंतर परस्पर क्रिया रेगिस्तानी परिस्थितियों को कायम रखती है। भाग 4, धरती में लिखा इतिहास। थार मरुस्थल के निर्माण में भूगर्भीय प्रक्रियाएं भी भूमिका निभाती हैं, जबकि प्राथमिक कारण नहीं। विवर्तनिक गतिविधि और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों ने क्षेत्र की शुष्कता में योगदान दिया है। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि थार मरुस्थल कभी बहुत अधिक आर्द्र क्षेत्र था, जहां नदियां और झीलें थीं। हालांकि विवर्तनिक उत्थान और नदियों के मार्ग में बदलाव संभवतः भूकंपीय गतिविधि के कारण पानी के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे सूखापन आ सकता है। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में भिन्नता सहित लंबी अवधि के जलवायु परिवर्तन ने सहस्राब्दियों से वैश्विक वर्षा के पैटर्न को प्रभावित किया है। माना जाता है कि इन परिवर्तनों ने क्षेत्रीय कारकों जैसे हिमालय के उत्थान के साथ मिलकर हजारों वर्षों में थार मरुस्थल के क्रमिक अरिडीकरण में योगदान दिया है। भाग 5, मानव का हाथ। जबकि प्राकृतिक शक्तियों ने निर्विवाद रूप से थार मरुस्थल को आकार दिया है, मानवीय गतिविधियों ने हाल की शताब्दियों में मरुस्थलीकरण को बढ़ा दिया है। ईंधन की लकड़ी और लकड़ी की मांग से प्रेरित वनों की कटाई ने भूमि को उसके वनस्पति आवरण से हटा दिया है, जिससे मिट्टी, हवा और पानी से कटाव के प्रति संवेदनशील हो गई है। अत्यधिक चराई एक और महत्वपूर्ण कारक तब होता है जब पशुधन किसी क्षेत्र में अत्यधिक चरते हैं, जिससे भूमि की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है। यह प्रथा वनस्पति को नष्ट कर देती है, मिट्टी को संकुचित कर देती है और वर्षा को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देती है, जो मरुस्थलीकरण में और योगदान देती है। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए मानव प्रेरित कारकों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम